Okay, student, this is Junaid Alam Ansari. Today we are going to discuss about projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? वन डायमेंशन मोशन, वो मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में हम मोशन करते हैं वो मोशन को हम वन डायमेंशन बोलते हैं। चाहे हम एक्स डायरेक्शन में मोशन करें या वाई डायरेक्शन में मोशन करें, केवल उन्हीं स्ट्रेट लाइन में चाहिए होगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन is called as is known as one dimension motion. One dimension motion, चाहे वो मोशन एक डायरेक्शन में हो रही है, चाहे वो मोशन वाई डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन मोशन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, तभी वो वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन में मोशन को भी हम वन डायमेंशन मोशन बोल सकते हैं। अगर हम करते हैं बात वाई डायरेक्शन की, वो स्ट्रेट लाइन हो रही है तो वो मोशन भी वन डायमेंशन मोशन कहलाएगी। एक और अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन की, व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन? टू डायमेंशन मोशन क्या होती है? वन डायमेंशन मोशन तो होती है स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसे वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। टू डायमेंशन मोशन को बोलेंगे किसी प्लेन में मोशन हो रही है, उस प्लेन में मोशन को टू डायमेंशन मोशन बोलेंगे। मोशन इन ए प्लेन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशन मोशन। मोशन in a plane, motion in a plane is called a two-dimension motion. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बोर्ड है ये भी एक प्लेन है। क्यों ये टू डायमेंशन है? क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन भी है और वाई डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल टू डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इस प्लेन में इस बोर्ड पे जो भी मोशन होगी वो टू डायमेंशन होगी। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ आर्म, द मोशन ऑफ आर्म मींस जीटी, द मोशन ऑफ आर्म ऑन ए व्हाइट बोर्ड, ऑन ए व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड पर जो आर्म की मोशन होगी वो टू डायमेंशन मोशन कहलाएगी। मोशन ऑफ आर्म ऑन ए व्हाइट बोर्ड, इसका एक एग्जांपल है। कैसे ये टू डायमेंशन मोशन होगी आइए देखते हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। मान लो जीटी को पहले किसी ए पॉइंट पर इस पोजीशन पे थी, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। ये डेल्टा मोशन करते हुए इस तरह से चलते हुए मान लो ये बी पॉइंट पे जाकर पहुंची, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए इसने एक्स में भी एक डायरेक्शन में मोशन की, ए से बी तक पहुंचने के लिए इसने वाई डायरेक्शन में मोशन की। तो ये दोनों डायरेक्शन में ही साइमल्टेनियसली मोशन कर रही है, तो इस मोशन को हम टू डायमेंशन मोशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? ये एग्जांपल नंबर 1 और एक ये एग्जांपल नंबर 2, सर्कुलर मोशन। ये भी टू डायमेंशन का ही एक एग्जांपल है। ये कैसे टू डायमेंशन होगा आइए इसे भी हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में रख के देखते हैं कि ये टू डायमेंशन है, क्या एक डायरेक्शन में मोशन हो रही है, क्या वाई डायरेक्शन में मोशन हो रही है, चेक करते हैं। दिस इज आवर सर्किट। मान लो मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैं मोशन करते हुए इस तरह से मोशन करते हुए फाइनल पॉइंट बी पे आ जाता हूँ। इनिशियल पॉइंट ए पे था मैं, फाइनल पॉइंट मेरा बी है, मोशन करते हुए इस तरह से मैं बी पे आ गया। तो ए से बी तक आने के लिए मैंने एक डायरेक्शन में मूव किया। कैसे? ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट बी। अगर वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो ऐसे बी तक तो मूव हो ही रहा ना,
ऐसे बी तक तो मोशन हो ही रही है, तो एक डायरेक्शन में मोशन हो रही है। और वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, ये हमारा इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन। ऐसे बी तक जाने के लिए पहले मोशन होगी, ये इस तरह से चलेगा पार्टिकल, तो ये पहले वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चलेगा। फिर यहाँ से इसके मान लीजिए लोवेस्ट पॉइंट कोई सी, तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर नीचे आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से मोशन होगी शुरुआत में, पहले नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, फिर यहाँ से सी तक बी तक जाने के लिए फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चलेगा इस तरह से। तो वाई डायरेक्शन में मोशन हो रही है और एक डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो हमारी ये सर्कुलर मोशन का मोशन भी एक 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें कि मैं कोई एक प्लेयर उधर है और एक प्लेयर मैं हूँ, मैं उसको बॉल फेंक देता हूँ, वो इस तरह से कैच कर लेता है और वो भी बॉल को मेरी तरफ फेंकता है और मैं भी कैच कर लेता हूँ। तो जो बॉल की मोशन होगी वो भी 2 डायमेंशनल मोशन होगी। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो 2 डायमेंशनल मोशन है क्या। पहले बॉल की इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन इस तरह से मोशन करते हुए फाइनल पोजीशन इसकी ये होगी। मैंने फेंका, इस बी प्लेयर ने इसको कैच कर लिया, फिर बी फेंकेगा, ए प्लेयर ने उसको कैच कर लिया। तो बॉल की मोशन जो होगी इस तरह की मोशन होगी। आइए इसे हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में रख के देखते हैं। बॉल को ऐसे बी तक जाने में एक डायरेक्शन में मोशन करनी पड़ी, मान लो ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन। तो ऐसे बी तक मूव तो हो ही रहा है, तो ये एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है। मान लो इसका ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट इसका सी है, पहले बॉल ऐसे सी तक जाएगी, फिर सी से बी तक आएगी। तो ऐसे सी तक जाने में इसने यहाँ से यहाँ तक की मोशन की, ऐसे सी तक गई, इसने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मोशन की, पहले पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मोशन की, फिर सी से बी तक जाने में इसने वापस से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मोशन की इस तरह से। तो दोनों डायरेक्शन में ही मोशन हो रही है, तो हम इसको भी 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको अब हम आगे पढ़ते हैं। Our next topic is projectile motion. What is the next topic is projectile motion. What is the next topic is projectile motion. What is the next topic is projectile motion. अगर हम बात करते हैं इस वाली मोशन की, तो पहले बॉल एक पोजीशन पे थी, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये इस पोजीशन पे भी आई होगी, इस पोजीशन पे भी आई होगी और इस पोजीशन पे भी आई होगी। इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पोजीशन पे भी आई होगी और इस पोजीशन पे भी आई होगी। तो इस मोशन के दौरान इस पर कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इस पोजीशन पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। और इस पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। इस पोजीशन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। और इस पोजीशन पे भी mg। तो इस मोशन के दौरान कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट फोर्स इस बॉल पे लग रहा है। तो जब इस तरह की पोजीशन में, इस तरह की मोशन में जब कांस्टेंट फोर्स आ जाता है तो वो मोशन कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये पाथ इसका कर्व तो है, इसका पाथ कर्व तो है, ये कौन सा पाथ हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ। अब आप बात करोगे सर आपने जो 1 डायमेंशन मोशन में बताया था हाइट वाले क्वेश्चन, उसमें भी तो सर मोशन अंडर ग्रेविटी हो ही रहा था, तो उसमें पाथ पैराबोलिक क्यों नहीं हुआ, उसमें स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ? क्योंकि इस वाली पोजीशन पे मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस वाली पोजीशन में मान लो कोई हमने u वेलोसिटी से ड्रॉप की h हाइट से जाकर, और इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो v है और इसमें एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ लग रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सेम है और एंगल इन दोनों के बीच में क्या है? 0।
तो जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इस वाले केस की बात करें, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u हॉरिजॉन्टल के साथ वो एक एंगल थीटा बना रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पैरेलल नहीं हुए, पैरेलल नहीं हुए। किस तरह की डायरेक्शन? वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा, और ये वाला एंगल होगा। तो इसकी मोशन एक कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह की मोशन में। अगर इस तरह की मोशन की बात करें कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है, तब पाथ उसका स्ट्रेट लाइन होता है। पाथ उसका स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल इसके अलावा कोई दूसरा है, मान लो पैरेलल नहीं होना चाहिए बस, तब जाके पाथ कर्व पाथ होगा। पैरेलल तो नहीं है ना भाई, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पर है? इस तरह से। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और ग्रेविटेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो पैरेलल थोड़ी हुआ ये, पैरेलल तो ये हुआ, पैरेलल ये है जिसकी जो पाथ है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इसका पाथ क्या हो जाएगा? इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक पाथ। क्यों हो जाएगा? इसको भी नोट कर लेते हैं। When there इसको हमने when the angle between velocity and acceleration velocity and acceleration are 0 degree or 180 degree, the path covered by the body is straight line. If the angle between velocity and acceleration are is 90 degree, then the path covered by the body is circular. जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, मान लीजिए u वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इस तरह से लग रहा है नीचे, या फिर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो वो पाथ कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर पाथ। अगर इसके अलावा एंगल अदर देन 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, देन द पाथ if the angle between other than 0 degree, 180 degree and
then the path is covered by a body is either parabolic or elliptic. या तो पैराबोलिक होगा या इलिप्टिकल फॉर्म में होगा। अगर एंगल अगर 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री है, 90 डिग्री केस में तो सर्कुलर हो जाएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री केस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। What is projectile motion? If a body is thrown in the space with velocity u, making an angle theta with the horizontal under the effect of gravity is called projectile, and the motion of that projectile is called as projectile motion. If a body thrown in space, if a body is thrown in space with u velocity making an angle theta with the horizontal if a body is thrown in a space with u velocity making an angle theta with the horizontal under the effect of gravity, under the effect of gravity, then the body is called, then that body is called projectile. And the motion of that body is called projectile motion. इसमें क्या डेफिनेशन में क्या, इफ अ बॉडी इज थ्रोन इन स्पेस, किसी बॉडी को हमने स्पेस में फेंका विद द वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा। फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर को फेंका इस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए और यू वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब ये हवा में होगा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो हम इस बॉडी को क्या बोलेंगे, इस बॉडी को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। एंड द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस बॉडी की मोशन क्या हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं।
मान लो ये वाई एक्सिस, हमने किसी बॉडी को इस u वेलोसिटी के साथ हवा में फेंका, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मान लो हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस से प्रोजेक्ट करते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से फेंका तो इसकी मोशन क्या हो जाएगी, इस तरह से हुई। इनिशियल पोजीशन ये है और इसकी फाइनल पोजीशन ये है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मान लो ये जो बॉडी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे भी रहेगी, तो इस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा mg। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन द बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो इस बॉडी को क्या बोल देंगे, इस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बोल देंगे, और इस सारी मोशन को हम क्या बोल देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब मैंने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, तो हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वन डायमेंशन मोशन में की थी, वन डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाते थे। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कि वहाँ तो सर एक ही कंपोनेंट होता था, या तो एक्स का कंपोनेंट होता था या फिर